नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर निर्माण की घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर तीखे विरोध के बीच तृणमूल कांग्रेस ने बेलडांगा के विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया है। निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ा बयान दिया। शर्मा का आरोप है कि बाबर महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी जैसे अतिक्रमणकारियों के नाम पर किसी भी तरह की ईंट रखने की कोशिश देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और ऐसी सोच का जवाब उसी कड़ाई से दिया जाएगा। शर्मा का दावा है कि पूरे देश में हिंदू समुदाय एक साथ दिखाई दिया है, जिससे ममता बनर्जी की सरकार पर दबाव बढ़ा। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों और कट्टरपंथी तत्वों को पनाह दी जा रही है, जिससे आम हिंदुओं के साथ अन्याय और उत्पीड़न का वातावरण पैदा हुआ है। उनका कहना है कि राज्य में इस स्थिति को रोकना और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। देखिए, कांग्रेसी मित्रों से मेरी प्रार्थना है कि भगवान की कृपा से आपको 25-30 लोग जो बच गए हो, जनता ने आपको वोट दिए विधायक बनने के लिए, विधायक बने रहो। कभी पूतना बनते हो, कभी रावण बनते हो, कभी कुंभकर्ण बनते हो, कभी मेघनाथ बनते हो, कभी बंदर लाते हो, कभी उस तरह लाते हो। ये सब काम क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ये प्रवृत्ति चाहिए? क्या राक्षसी प्रवृत्ति चाहिए? परमात्मा से प्रार्थना करो अगला जन्म आपको राक्षस में मिले। अन्यथा तुम्हें जनप्रतिनिधि बनाए, जनता की आवाज उठाओ, ढंग से उठाओ और उस तरह मत चलाओ। उस तरह चलते थे दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के राज में। ये डॉक्टर मोहन यादव के राज है। यहाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर का कानून चलता है। उस तरह हाथ में लोगे तो जेल जाओगे और किताब हाथ में लेकर आओगे तो बात सुनी भी जाएगी और बात मानी भी जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने प्रदेश की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की सरकार के सामने किसान, छात्र और आम लोग लगातार समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग खामोश हैं। यादव के मुताबिक खेतों में काम करने वाले किसानों को खाद के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। कई जगह सरकारी कर्मचारियों के हाथों मारपीट और बदसलूकी की घटनाएं सामने आई हैं, फिर भी मुख्यमंत्री चुप है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में एक छात्र के साथ हुई मारपीट की घटना पर भी सरकार की प्रतिक्रिया निराशाजनक रही। डॉक्टर मनोज यादव ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कसाना के बीच नकली दवाइयों के मुद्दे पर आते विरोधाभासी बयानों को लेकर सवाल उठाया। उनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान नकली दवाइयों की बात स्वीकार करते हैं, जबकि ऐंदल सिंह कसाना इस समस्या को नकार देते हैं। यादव का आरोप है कि दोनों मंत्रियों के विरोधी बयान इस बात का संकेत है कि सरकार स्थिति छिपा रही है और जनता को सच्चाई से दूर रखा जा रहा है। कानून व्यवस्था पर भी डॉक्टर मनोज यादव ने चिंता जताई। उनका कहना है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और नागरिक अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री तुरंत स्थिति पर ध्यान दें और किसानों, छात्रों, साथ ही साथ आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट और प्रभावी कदम उठाएं, क्योंकि सरकार की निष्क्रियता अब जनता की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही होश में नहीं है, वो बेहोशी की हालत में है। कि ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है, जहां पे मध्य प्रदेश से केंद्रीय कृषि मंत्री जो अपने को जनता का मामू कहते हैं, वो जनता को मामा है या मामू बना रहे हैं जनता को, वो आते हैं उसके बाद में मध्य प्रदेश में कालाबाजारी खाद की हो रही है। एक छात्रा को अपनी पढ़ाई छोड़ के इतने दिन से अगर वो खाद की लाइन में लगी और वहां पे प्रशासन की अधिकारी एक जो नीतू सिंघई, वो भी एक महिला है, और महिला को किस तरीके से थप्पड़ मारती है, बहुत ही निंदनीय घटना है। वहीं बालको क्षेत्र में प्रस्तावित G9 भवन निर्माण को लेकर उत्पन्न विवाद लगातार गहराता जा रहा है। स्थानीय नागरिक पहले ही इस परियोजना पर आपत्ति जता चुके हैं और अब पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने औपचारिक शिकायत कर प्रशासन का ध्यान फिर से आकर्षित कर लिया है। शिकायत के आधार पर वन विभाग के कार्यालय ने कंपनी और संबंधित संस्थानों को पत्र भेजते हुए स्पष्ट लिखा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक निर्माण गतिविधियां रोक दी जाएं। निर्देश जारी होने के बावजूद निर्माण स्थल पर काम बंद नहीं हुआ। इस बीच वन विभाग की टीम अचानक मौके पर पहुंची और पाया कि पेड़ों की नंबरिंग मिटाई गई है। टीम ने इस पर नाराजगी जताई और तुरंत पेड़ों को फिर से चिन्हित कराया, क्योंकि परियोजना के लिए 170 से ज्यादा पेड़ सूची में दर्ज हैं। बड़ी संख्या में पेड़ हटाए जाने की आशंका ने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर स्थानीय आबादी को चिंतित कर दिया है। क्षेत्र में पहले भी इस मुद्दे पर विरोध हुआ था और कुछ समय के लिए निर्माण रुक गया था। इसके बाद आयोजन हुआ और भूमि पूजन किया गया, जिसमें मंत्री लखनलाल देवांगन तथा महापौर की उपस्थिति रही। अब फिर से जांच लंबित रहने के बावजूद मशीनें साइट पर सक्रिय हैं, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश पंकज ने बताया कि स्पष्ट निर्देश होने के बाद भी निर्माण जारी रहना
कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया के विपरीत है। उनका कहना है कि अगर मशीनें नहीं हटाई गई और गतिविधियां नहीं रुकी तो विरोध आंदोलन तेज किया जाएगा। स्थिति अब दोबारा तनावपूर्ण होती दिखाई दे रही है क्योंकि सरकारी आदेशों की अनदेखी ने क्षेत्र में अविश्वास और असंतोष को बढ़ा दिया है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अभी कुछ दिनों पूर्व यहाँ के जो उद्योग मंत्री हैं लखनलाल देवांगन जी, इसका अभी 2-3 साल पहले इसका भूमि पूजन हो चुका था पहली बार बालकों द्वारा ये कंस्ट्रक्शन का काम के लिए। फिर उसके बाद बहुत सारी रुकावटें आई, अवरोध हुआ क्योंकि ये नियम के उल्लंघन ये काम चल रहा है पर्यावरण और बहुत सारे विभागों में ज़मीन का मसला है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। फिर उसके बाद दूसरी बार अभी लगभग 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले यहाँ का जो उद्योग मंत्री वो दूसरी बार बालको उनको मुख्य अतिथि बनाया और उद्योग मंत्री अभी वर्तमान में लखनलाल देवांगन जी कोरबा के विधायक है और कोरबा की जो नगर पालिका निगम की महापौर है वो दोनों दूसरी बार इसी जमीन का भूमि पूजन करने आए हैं। और जबकि ये प्रोजेक्ट को रुक चुका था, बहुत लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि ने इसको विरोध किया था। वहीं दमोह जिले के जबेरा नगर के आनंद धाम पूरन याऊ में 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक श्री सत चंडी महायज्ञ और श्रीमद् भगवत कथा का भव्य आयोजन हुआ। इस पूरे कार्यक्रम की अगुवाई दंडी स्वामी कलिकानंद महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी राधा चैतन्य जी महाराज और कथावाचक पीठाधीश्वर स्वामी नर्मदानंद सरस्वती जी महाराज ने मिलकर की। यज्ञ के दौरान आनंद धाम परिसर में बड़ा मेला लगा जिसमें जबेरा के साथ साथ आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। समापन दिवस पर यज्ञ की पूर्णाहुति, भगवती माता की महाआरती और विशाल भंडारे से वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर बीएमओ डॉक्टर डी.के. राय के मार्गदर्शन में रक्तदान शिविर का आयोजन भी हुआ। शिविर की शुरुआत स्वयं पीठाधीश्वर स्वामी नर्मदानंद सरस्वती जी महाराज ने रक्तदान कर की, जिसके बाद उनके अनुयायियों और शिष्यों ने एक के बाद एक रक्तदान किया। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश से आए शिष्य भी इस अभियान से प्रेरित होकर शामिल हुए। स्वामी नर्मदानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि किसी ज़रूरतमंद के लिए अपना रक्त समर्पित करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है क्योंकि इससे किसी की जान बच सकती है और उसका जीवन सुरक्षित हो सकता है। इस शिविर में कुल 51 लोगों ने रक्तदान किया। इसके साथ नेत्र और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा भी दी गई, जबकि ज़रूरत पड़ने पर जबलपुर में ऑपरेशन की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई। आनंद धाम परिवार ने इस आयोजन के माध्यम से धर्म के साथ साथ मानव सेवा का भी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ था, जो आज यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है और विशाल भंडारा जन समूह के माध्यम से हो रहा है। सभी लोग प्रसाद पा करके आनंदित हो रहे हैं। भगवती की 11वीं वर्षगांठ हम सब मिलकर के मनाए। आनंद धाम में भगवती की वर्षगांठ मनाई जा रही है, सभी लोग प्रसादी पा रहे हैं और नाना भांति के कार्यक्रम भी रखे गए, जैसे सागर हॉस्पिटल से सभी को शिविर लगा, सभी ने अपना अपना इलाज जैसा था वैसा कराया। कुछ लोगों के ऑपरेशन भी हुए। आध्यात्मिक चेतना के अलावा स्वास्थ्य की जो स्वास्थ्य चेतना है वो भी की गई। इस बीच में 2 दिन का हमारे स्वास्थ्य चेकअप का भी कैंप लगा था। इसके अलावा आई नेत्र का भी जो चेकअप था वो भी फ्री निःशुल्क किया गया था। श्री आनंद धाम परिवार की ओर से कई सुविधाएं और कई चेकअप यहाँ पे फ्री हुए हैं। कई लोगों को इसके माध्यम से फायदा हुआ है और कई लोगों ने यहाँ पे आके फ्री निःशुल्क उसका फायदा उठाया। आनंद धाम परिवार आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वहीं भाजपा के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया जिले स्थित प्राचीन रतनगढ़ माता मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर परिसर में उन्हें पारंपरिक ढंग से स्वागत मिला। इस अवसर पर पुजारी राजेश कटारे और संत बालक दास महाराज से उनकी भेंट हुई। डॉक्टर मिश्रा ने दोनों संतों को डबरा में 11 से 20 फरवरी तक होने वाले नवग्रह पीठ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ससम्मान आमंत्रित किया और शॉल और साथ ही साथ श्रीफल अर्पित कर सम्मान जताया। मंदिर दर्शन के दौरान उन्होंने माता रतनगढ़ के समक्ष पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस यात्रा के क्रम में डॉक्टर मिश्रा ने मंदिर में आयोजित 101 कन्या विवाह उत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समारोह में धार्मिक माहौल और सामाजिक समरसता का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और नवविवाहित कन्याओं को आशीर्वाद देते हुए आनंद व्यक्त किया। वहीं दतिया के करण सागर क्षेत्र में स्थित पीएमएस छात्रावास में रह रहे लगभग 50 विद्यार्थियों ने मूलभूत सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताते हुए विरोध शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से हॉस्टल में साफ सफाई की व्यवस्था बेहद खराब है, शौचालय गंदे रहते हैं, कमरे टूट फूट की स्थिति में हैं और पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।
इसके साथ ही बिजली व्यवस्था भी भरोसेमंद नहीं है और परिसर में सुरक्षा की व्यवस्था ना के बराबर है, जिसके कारण रहने वाले युवाओं को हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने बताया कि इस स्थिति की शिकायत कई बार संबंधित जिम्मेदारों को दी गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लगातार उपेक्षा और अव्यवस्था से परेशान होकर गुरुवार सुबह सभी विद्यार्थियों ने एकजुट होकर धरना प्रारंभ किया। विरोध करने वालों का कहना है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो इसे बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा। इधर कुछ अधिकारियों ने छात्रों से बात करते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही स्थितियों का निरीक्षण किया जाएगा और सुधार किए जाएंगे। हालांकि प्रदर्शन में मौजूद विद्यार्थियों ने साफ कहा कि केवल आश्वासन से बात नहीं बनेगी, उन्हें हॉस्टल में वास्तविक बदलाव चाहिए ताकि वो सुरक्षित और साफ सुथरे वातावरण में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। से हॉस्टल खुला है, आधा वर्ष निकलने को है, लेकिन हम लोग हर बार मैडम को आवेदन के थ्रू अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन मैडम कोई भी समस्या का निराकरण नहीं करती। हर बार आश्वासन देती कि आपका 10 दिन में सॉल्यूशन हो जाएगा, 10 दिन में निराकरण हो जाएगा, लेकिन किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हो। हॉस्टल के बाहर कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, खेल सामग्री का कोई भी खेल सामग्री नहीं है। 6 महीने हो गए लगभग। बाहर पीछे का गेट टूटा पड़ा है, वहां से कुत्ते गाय वगैरह सब घुसते गोबर करते अंदर, उसका भी कोई निराकरण नहीं है। पानी की टंकी बिल्कुल गंदी पड़ी है, उसका कोई नहीं हुआ। लेटरिन बाथरूम की कोई सफाई नहीं, और 3 दिन से सफाई कर्मचारी नहीं है। सर से अगर बोलते तो सर बोलते कर्मचारी और कैसा खाना बनाया, अगर खाना की शिकायत करते तो सर से पोहा बनता है हर बार, तो पोहा की शिकायत करते तो सर बोलते इससे अच्छा और कैसे बनाए। धूम हड़ताल बैठे हम लोग, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, और दो बार मैडम भी आश्वासन देकर झूठा आश्वासन देकर चली गए। यहाँ से आपका समाधान होगा, हमारे लिए उड़ने के लिए कंबल नहीं है बिल्कुल, और खाने में समस्या हो रही है। सर से बोलते, सर जी बोलते ऐसा ही चलेगा, हॉस्टल ऐसा ही चलना पड़ेगा और ऐसा ही चलेगा। अगर तुमने ज्यादा मतलब मक्कारी की तो तुम्हारा नाम निरस्त कर दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा। एक बार मैडम द्वारा हमारे लिए नोटिस भी दिया गया था कि आपको अगर तुमने ज्यादा मतलब नेतागिरी करी इसमें तो आपको घर भेज दिया जाएगा। हम लोग अपनी मांगे पूरी कर रहे हैं, तो इन लोगों को नेतागिरी लगती है कि नेतागिरी कर रहा है तुम लोग। और इधर ये कचरा डरा है, गोबर डरे, इधर 3 दिनों से कर्मचारी नहीं आए। इधर की समस्या देखो, थोड़ी बहुत बिल्डिंग पुरानी है मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ इसके बाद क्या है कि ऐसे ये लोग अपनी मनमर्जी करते हैं। मांस मछली बनाना, कुछ भी करना, यहाँ से सामान लेना, जरा हर टोक दो तो सीएम हेल्पलाइन की धमकी, या फिर तो बाहर बैठ जाते हैं इसी तरीके से। मैडम मैं उस दिन पिछली बार बैठे थे तो मैडम ने ये देखी आप लाइट का काम है, जैसे छोटे मोटे काम जो हो सकते थे पॉसिबल वो अपन ने करा दी। अभी 2 बार मोटर भी टूट चुकी है, 10-10 घंटे यहाँ पर मोटर चलती है, वो भी अपन नहीं करवाई। हर चीज़ का पैसा शासन से नहीं आता है। अब मैं भी फैमिली वाला आदमी हूँ, मैं हर चीज़ तो पॉसिबल कर नहीं सकता। जैसे अभी इनका कहना है पुताई करवाओ, उसकी पुताई का पैसा शासन देगा तभी तो मैं करवाऊँगा, और इनकी धमकियां बार बार बढ़ती जाती हैं। तो कर्मचारी को परेशान करना कि जल्दी खाना बनाओ तो फिर लेते नहीं है, तो 12 बजे तक खाना ना ले, और बस सबको इसीलिए एक ने बोल दिया बाहर चलो, बस सब बाहर बैठ जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाला विकासखंड की नवीन प्राथमिक शाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें शिक्षक भगुंता अहिरवार को शराब के नशे में स्कूल आते देखा गया। यह घटना मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है और वीडियो के सामने आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिक्षक नियमित रूप से नशे की हालत में विद्यालय पहुंचते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ रहा है। कई ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं और मारपीट तक कर देते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें कॉलर पकड़कर बाहर फेंक दिया जाता है। 80 से 85 हज़ार रुपये वेतन लेने के बावजूद उनका व्यवहार अनुचित और आपत्तिजनक है। ग्रामीणों का दावा है कि स्कूल परिसर में शराब के क्वार्टर और गिलास भी पाए गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को बीईओ और बीआरसी की टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि शिक्षक पहले भी इस तरह की शिकायतों में विवादों में रह चुके हैं। मार्च में नीति आयोग की टीम के निरीक्षण के दौरान भी वो नशे की स्थिति में पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। हालांकि अक्टूबर में उन्हें पुनः प्राथमिक शाला पाली में बहाल किया गया, लेकिन उनकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। संकुल प्राचार्य पवन राय ने बताया कि आज फिर ग्रामीणों ने शिकायत की शिक्षक नशे में स्कूल पहुंचे हैं और छात्रों को बाहर निकाल रहे हैं। मौके पर जांच में शराब के क्वार्टर भी मिले, जिनका पंचनामा तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई। जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पांडे ने पुष्टि की कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सब माने स्कूल में जो मास्टर चाहे नहीं, सीधी बात। क्या समस्या है उनकी? दारू पीता है रोज के 1 बजे छुट्टी कर दी थे। इस बच्चों को नहीं पढ़ाते? एक दिन नहीं पढ़ाता है। 1 बजे से है छुट्टी आज। कते खाना खावा घरे जाओ, खाना खावा घरे जाओ। 2 क्वार्टर भमा पछीते रहे खेत में, मीटर हो दारू पी, बच्चों बाहर काट दो। क्या समस्या है स्कूल में? सर जी दारू पीते हैं यहाँ के सर,
और बच्चों को कॉलर पकड़ पकड़ के बाहर निकालते हैं और बच्चे गिरते उठते चले जाते हैं घरे। और पढ़ाते हैं स्कूल में? नहीं पढ़ाते सर, पूरे दिन फोन देखते हैं। शराब पी के आते हैं स्कूल? शराब पी के आते हैं और स्कूल में भी पीते हैं। सर शराब पीते हैं रोज और 2 बजे से छुट्टी कर देते हैं। मारते भी हैं सर? हाँ। पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? नहीं, मोबाइल देखते हैं। शराब पीते हैं स्कूल में? हाँ, शराब देखो वहाँ डली है। 10वीं। कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? 4वीं। कि स्कूल में क्या समस्या है आपको? सर जी शराब पीते हैं और मारते भी हैं। आज विद्यालय में ग्रामीण द्वारा शिकायत की गई थी कि शिक्षक शराब के नशे में आकर के छात्रों के लिए बाहर कर रहा है और करीब 1 बजे शिक्षक ताला डाल के चला गया। मौके पर आए हैं, क्या मिला? मौके पर यहाँ पर क्वार्टर डले मिले हुए हैं, जो ग्रामीण द्वारा पंचनामा बना करके वरिष्ठ कार्यालय को कार्रवाई हेतु प्रस्तावित कर दिया गया है। शीघ्र ही उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। जो पढ़ा नहीं राशि 85,000 को महीना ले रहा है, काय की तनख्वाह ले रहा है, दारू पीवे के लाने स्कूल बनो जो। स्कूल में पीते हैं शराब? जी, अब क्वार्टर धरे गिलास धरो, हमने खुद देखो अपने आँख। वहीं इंदौर शहर में देह व्यापार और अवैध गतिविधियों से जुड़े मामलों के बीच राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का होटल SP 97 एक बार फिर विवादों में घिर गया है। सोमवार रात स्थानीय पार्षद प्रशांत बड़वे और आसपास के निवासी वहां पहुंचे और देखा कि होटल में नाबालिग लड़के लड़कियों सहित कई कपल अवैध काम करते हुए रंगा हाथों पकड़े गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि होटल में लंबे समय से संदिग्ध और अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। होटल के सामने ही एक कन्या महाविद्यालय होने के कारण अभिभावकों में चिंता और बढ़ गई थी। पार्षद ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि किसी व्यक्ति ने नाबालिग लड़की को मैसेज कर होटल बुलाने का प्रयास किया। इस सूचना के आधार पर पार्षद तुरंत थाने में लिखित शिकायत देकर त्वरित कार्रवाई की मांग करने पहुंचे। पार्षद ने आरोप लगाया कि होटल खोलने के बाद से यहां अनैतिक गतिविधियों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी और होटल बंद नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन की ओर भी जा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर होटल को जबरदस्ती बंद करवाने की कार्रवाई की जाएगी। होटल के खिलाफ क्षेत्रवासियों में भी भारी रोष है और उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजेंद्र नगर पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है और मामले की जांच अब भी जारी है। कल मेरे संज्ञान में यहाँ से एक घटना आई थी कि यहाँ पे ये होटल है, इसके जस्ट सामने 50 फुट सामने यहाँ पे एक कन्या पाठशाला स्कूल चलता है। यहाँ पे इसमें हमारी 700 मध्यम वर्गीय परिवार, हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न, उससे भी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ती हैं। बहुत अच्छा पढ़ाई, इनकी स्कूल का रिकॉर्ड है। जब से होटल खुला है बार बार ये यहाँ पे शिकायत आ रही थी कि ये लोग इन बच्चियों को छेड़ते हैं। जनरली यहाँ पे बाहर के, भले वो बड़े हैं, वो एडल्ट हैं, मैंने सब माना है, नहीं है वो भी नहीं पूछा है, पर लड़कियाँ लगातार यहाँ पे आते हैं तो हमारे कॉलोनी का माहौल ख़राब होता है। वहीं धान की खरीदी में होने वाली गड़बड़ियों और अवैध भंडारण को रोकने के लिए जबलपुर कलेक्टर ने विशेष एक्शन प्लान तैयार किया है। योजना के तहत अवैध रूप से जमा किए गए धान की सूचना देने वालों को इनाम देने की भी घोषणा की गई है ताकि लोग सक्रिय होकर प्रशासन की मदद करें और फसलों के सही तरीके से वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। घोषणा के कुछ समय बाद ही कलेक्टर के एक्शन प्लान का असर दिखा। थाना पाटन के ग्राम धनेटा के खेत में भारी मात्रा में अवैध रूप से रखे गए धान को जिला प्रशासन ने जब्त किया। इस कार्रवाई में करीब 2500 क्विंटल धान को जब्त कर कोटवार के हवाले किया गया और धान का अवैध भंडारण करने वाले लक्ष्मण साहू को अपनी ओर से स्थिति स्पष्ट करने और पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि किसी भी तरह के अवैध धान भंडारण और खरीदारी में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये धान खरीदी में प्रायः एक समस्या ये आती है कि किसानों से बहुत सस्ते दर पे खरीद के धान जो है उसको फिर बाद में उपार्जन समितियों में उसको बेच दिया जाता है। तो इसमें किसानों को भी नुकसान होता है और बाकी उपार्जन का लक्ष्य ये है कि किसानों को सही रेट मिले, न कि बिचौलियों को। तो इसके लिए ये एक योजना है जिसके अंतर्गत अगर कोई हमें 100 क्विंटल तक का अगर सूचना देता है कि अवैध भंडारण कहीं किया गया है सिर्फ और सिर्फ उपार्जन केंद्र में बेचने के लिए, उसको 5100 रुपये, 100 से 200 क्विंटल अगर किया हुआ है तो 11,000 और फिर 200 से 500 क्विंटल तक किया हुआ है तो उसको 21,000 रुपये का राशि जो है। जबलपुर मध्य प्रदेश में SIR प्रक्रिया जारी है और इस दौरान जिले में 1200 ऐसे संदिग्ध व्यक्ति पाए गए हैं जिनकी पहचान और जांच को लेकर चिंता जताई जा रही है। भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने इस मुद्दे को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठाते हुए कहा कि इन संदिग्धों की सही तरीके से पहचान और जांच होना शासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेना वर्तमान नियमों के चलते संभव नहीं है।
विधायक के अनुसार राज्य में पिछले 12 सालों से पुलिस प्रशासन को आईपीसी की धारा 109 और नई भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 128 का इस्तेमाल कर संदिग्धों को हिरासत में लेने से रोका गया है। तत्कालीन डीजीपी ने ऐसे संदिग्धों को हिरासत में लेने के अधिकार पर रोक लगा दी थी, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई। अजय विश्नोई का कहना है कि पहले पुलिस को सीआरपीसी की धारा 109 के तहत ऐसे लोगों को रोका और जांचा जा सकता था, लेकिन अब यह अधिकार बीएनएसएस की धारा 128 के अंतर्गत आता है, जिसे लागू करने में कई अड़चने हैं। विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में पाए गए 1200 संदिग्ध व्यक्ति विदेशी नागरिक निकलते हैं तो उन्हें उनके मूल देश लौटाना चाहिए। वर्तमान नियमों और प्रतिबंधों के कारण पुलिस इस कार्य को करने में असमर्थ है, जिससे राज्य की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। अजय विश्नोई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने और संदिग्ध व्यक्तियों की हिरासत और जांच के प्रावधान को पुनः शुरू करने की मांग की है, ताकि कानून और सुरक्षा व्यवस्था दोनों को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके। विषय समय अनुकूल है। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, एक एक घर में जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति से संपर्क हो रहा है, तो उसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति निकल के आ रहे हैं कि जो बीएलओ का समाधान नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर कागज नहीं दिखला पाते हैं। जब प्रॉपर कागज वो नहीं दिखला पा रहे हैं तो संदेह के घेरे में आते हैं, संदिग्ध हो जाते हैं। संदिग्ध व्यक्ति को वास्तव में गहराई से जांच करके पकड़ना चाहिए कि ये देश का नागरिक है भी या नहीं है। यदि देश का नागरिक नहीं है तो उसको बाहर भगाना चाहिए। जबलपुर में एसआईआर के तहत मतदाताओं की गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन तेजी से चल रहा है और गुरुवार शाम तक जिले में 93.56% प्रपत्र डिजिटाइज हो चुके हैं, जिसमें एएसडीआर और ऑनलाइन फॉर्म वाले मतदाता भी शामिल हैं। पाटन और बरगी में 100% प्रपत्र डिजिटल हो चुके हैं। सिहोरा में 99.82% और पनागर में 98.75% प्रपत्र अपडेट किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में जबलपुर उत्तर 90.19%, पश्चिम 87.26%, पूर्व 85.65% और कैंट 83.77% प्रपत्र डिजिटाइज हो चुके हैं, जिनमें से कुल 19,25,472 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 17,81,449 प्रपत्र डिजिटल किए जा चुके हैं। इनमें से 2,10,506 एएसडीआर मतदाता शामिल हैं, जबकि 1,34,614 नो मैपिंग मतदाता के पते और बूथ मिलान की प्रक्रिया में है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने कहा है कि शेष प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि आगामी मतदाता सूची पूरी तरह सटीक और व्यवस्थित जारी की जा सके। वहीं निवाड़ी जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को तेज कर दिया है और कलेक्टर के निर्देश पर बनगांव हार हाईवे मार्ग से सटी शासकीय बेस कीमती जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। बनगांव हार क्षेत्र में लगभग 5 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने पक्का निर्माण कर रखा था। अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया और अवैध निर्माण को तोड़कर भूमि को खाली कराया गया। इस कार्रवाई से लगभग 10 से 20 करोड़ रुपए मूल्य वाली सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। इस कदम से न केवल सरकारी संपत्ति की रक्षा हुई, बल्कि ये संदेश भी गया कि किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज ग्राम बनगांव के खसरा नंबर 1/1 और 12/1 के लगभग 5 एकड़ रकबे पर अतिक्रमणकारियों द्वारा पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसमें श्रीमान कलेक्टर महोदय एवं एसपी महोदय के निर्देशन में और राजस्व एवं पुलिस के सहयोग से उक्त अतिक्रमण हटाया गया। इसकी कीमत लगभग 10 से 20 करोड़ रुपए है और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। आज तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।